नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसे माफियाओं का माफिया कहा जाता था। बचपन से ही वो क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा था। उसके पिता उसको बेचने तक चले गए थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं कारमाइन गैलेंटे की। कारमाइन गैलेंटे का जन्म 21 फरवरी 1910 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट पड़ोस स्टैंटन स्ट्रीट पर हुआ था। उसके पिता का नाम विंसेंजो जेम्स गैलेंटे था और उसकी मां का नाम विंसेंजा रूसो था। वो विंसेंजो गैलेंट की दूसरी संतान था। कारमाइन गैलेंटे के 2 भाई और 2 बहनें थी। उसके पिता की हाइट 5 फीट की थी। वो लेहाई वैली रेल रोड कंपनी में बोझ उतारने और लादने का काम किया करते थे। गैलेंटे के पिता ने अपने शरीर के मुकाबले बहुत कठिन काम किया। उनकी कमाई बहुत कम थी। उसके माता पिता कैस्टेलमारे डेल गोल्फी सिसिली से आकर बसे थे। सिसिली एक समुद्र तटीय शहर है जो माफियाओं के लिए भी जाना जाता था। गैंगस्टर जो बोनानो और कई दूसरे गैंगस्टर वहां से आए थे। आगे जाकर उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क में खुद की गैंग बनाई। उनकी गैंग का नाम था कस्टलो मोरिस। 1900 में गैलेंटे नाम कस्टलो मोरिस गैंग से जुड़ा मारियानो गैलेंटे नाम का एक शख्स उस ग्रुप का हिस्सा बना। उस ग्रुप को अच्छे शार्प शूटरों में गिना जाता था। उस ग्रुप में बाहरी लोग भी शामिल थे। बोनवेंट्रे के माफिया, कोस्टेली डेल गोल्फो के लोग और मैगेडिनो परिवार अपने साथियों के साथ थे। यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। लोअर ईस्ट इलाका एक समय यहूदी और इटालियन आप्रवासियों के लिए अच्छी जगह थी। यूरोप के लोग खुद को बसाने और अच्छे मौकों की तलाश में यहाँ बड़ी संख्या में आया करते थे। कारमाइन गैलेंटे ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा पूर्वी हार्लेम में 101 स्ट्रीट पर बिताया, जिसे एक समय लिटिल इटली के नाम से जाना जाता था। वो इलाका उसके जन्म के समय माफियाओं का गढ़ हुआ करता था। वहाँ का बॉस जोसुए गलूची नाम का शख्स हुआ करता था। उसके प्रोस्टिट्यूशन के बहुत सारे धंधे हुआ करते थे। उस शख्स के पास मजबूत राजनीतिक पावर भी हुआ करती थी। उसके पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी अच्छे लिंक हुआ करते थे। वहीं उसके दुश्मन भी बहुत थे। उस पर 1915 में कई बार जानलेवा हमला भी किया गया और एक दिन दूसरी गैंग ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इसमें ना तो उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट काम आई और ना ही पुलिस सपोर्ट। कहते हैं 1915 में गलूची और उसके बेटे दोनों को एक कॉफ़ी शॉप में कई बार गोली मारी गई थी। 10 साल की उम्र से गैलेंटे लोअर ईस्ट में रहा। वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। वो सुधारित स्कूल के अंदर बाहर आता जाता रहता था। 11 साल की उम्र में उसकी पहली गिरफ्तारी होती है। कहते हैं उसने पहली हत्या भी लगभग उसी दौरान कर दी थी। 1921 में मेडिकल रिकॉर्ड से यह पता चला था कि जब वो 11 साल का था तो 2 अलग अलग मौक़ों पर गाड़ी से टकराने के बाद उसे चोटें आई थी। कारमाइन गैलेंटे का पालन पोषण लोअर साइड की ईस्ट फर्स्ट स्ट्रीट में हुआ था। वहाँ बिना पानी के एक मकान में वो अपने माता पिता, 4 भाई बहनों और दादी के साथ 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहा करता था। गैलेंटे के माता पिता उसकी आपराधिक हरकतों से निराश और तंग आ चुके थे। गैलेंटे की बेटी एंजेला ने एक बार कहा था कि उसके पिता ने उसको बताया था कि कैसे उसके अपने पिता ने एक बार उसे बेचने की कोशिश की थी। गैलेंटे की बेटी के मुताबिक इससे गैलेंटे डर गया था। उसके बाद से वो पहले से भी ज़्यादा क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता चला गया। उसने न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल PS 79 और PS 120 में पढ़ाई की, लेकिन 15 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ दिया था। बताया जाता है कम उम्र में ही वो हट्टा कट्टा हो गया था। जब गैलेंटे 15 साल का था तो 5 फुट 5 इंच उसकी हाइट थी और 72 किलो उसका वेट था। वो वहीं लोअर ईस्ट साइड सड़कों पर अपनी गैंग के लड़कों के साथ घूमा करता था। गैलेंटे ही उस गैंग को ऑपरेट किया करता था। इसी दौरान गैलेंटे की मुलाकात फ्रैंक सेट्रानो उर्फ चिक विल्सन नाम के व्यक्ति के साथ हुई। दोनों ने गैंग्स के साथ मिलकर सड़कों पर बहुत गुंडागर्दी मचाई। 12 दिसंबर 1925 को 15 साल की उम्र में उसको मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जानते हुए कि गैलेंटे कम उम्र का लड़का है, 22 दिसंबर 1926 को 16 साल के गैलेंटे को 2.5 साल से 5 साल के लिए सिंग सिंग राज्य की जेल में भेज दिया गया।
उसने जेल में अपना समय बिताया। 1930 में उसको रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, ऑफिसर वोल्टर डी कैस्टिलिया वाटर फ्रंट स्मगलर्स के लिए खतरा हुआ करते थे। उन्होंने इसमें कई तस्करों की गिरफ्तारी भी करवाई। ऑफिसर वोल्टर ने एक तरह से तस्करों की कमर तोड़ दी थी। इससे वो लोग वोल्टर से तंग आ चुके थे। इसको देखते हुए 15 मार्च 1930 को गैलेंटे और उसके 4 साथियों ने वोल्टर को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। आपको बता दें, वोल्टर डी कैस्टिलिया डम्बो ब्रुकलिन में वेनस्टीन नाम की जूता फैक्ट्री कंपनी में पेमेंट को गार्ड किया करता था। 15 मार्च को 5 लोग आते हैं। छठी मंजिल पर वोल्टर डी कैस्टिलिया कंपनी के वेतन की रखवाली कर रहे थे। एक व्यक्ति लिफ्ट पर पहरा देता है, दूसरा आदमी एकदम अंदर आता है और वो 6 गोलियां वोल्टर में दाग देता है। वहीं वोल्टर की मौत हो जाती है। $7200 को वहीं टेबल पर पड़े छोड़कर हमलावर वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन था। जब पुलिस पहुंची तो वो भाग चुके थे। 5 महीने बाद 30 अगस्त 1930 को गैलेंटे को डी कैस्टिलिया की हत्या के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। कहते हैं उसके साथ 27 साल का माइकल कोंसोलो नाम का आदमी भी गिरफ्तार किया गया था, जो आगे जाकर उसका बॉडीगार्ड बना। साथ ही साथ गैलेंटे के 21 साल के चचेरे भाई और करीबी सहयोगी एंजेलो मोई प्रेसेंजानो नाम के आदमी को भी अरेस्ट किया गया था। गैलेंटे की पहचान कई गवाहों द्वारा की गई, मगर गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उस पर लगे चार्जेस को हटा दिया गया। उसी साल क्रिसमस के दिन गैलेंटे और उसके 3 साथियों ने ब्रुकलिन हाइट्स में लीबरमैन ब्रूरी के वेतन को लूटने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। कहते हैं उसके आधे घंटे बाद उन्होंने स्ट्रीट 8 और ड्रिग्स एवेन्यू में एक ट्रक को लूटने की भी कोशिश की। उसी दौरान ऑफिसर जोसेफ मिनाहन इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक सेडान में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। ऑफिसर जोसेफ बंदूक तानकर कार के पास जाता है। कार में सवार लोगों ने एकदम से गोली चलानी शुरू कर दी। उस गोलीबारी में ऑफिसर जोसेफ मिनाहन के पैर में गोली लगती है और रास्ते पर चल रही शिर्ले हर्शोविट्स नाम की एक 6 साल की लड़की घायल हो जाती है। हमलावरों को कार चलाने में परेशानी होने लगती है, जिसके बाद चारों लोग कार से बाहर निकलकर रास्ते से जा रहे ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर गैलेंटे ट्रक पर चढ़ने की कोशिश में फिसल जाता है। घायल ऑफिसर ने देरी ना करते हुए उसे पकड़ लिया। गैलेंटे को पुलिस स्टेशन लाया गया। वहां उसे मारा पीटा गया। उससे उसके 3 साथियों का नाम पूछा गया, मगर गैलेंटे ने पुलिस के आगे अपना मुंह नहीं खोला। 8 जनवरी 1931 को उसके खिलाफ ऑफिसर जोसेफ मिनाहन की गवाही के कारण उसे दोषी ठहराया गया और उसे 12 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस उसका दूसरे केसेस में मुंह खुलवाने में जुटी थी। पुलिस उस पर जेल में कड़ी नजरें बनाए हुए थी। पुलिस अधिकारियों ने गैलेंटे के अजीब बिहेवियर को नोट किया। डॉक्टर के अनुसार वो एक न्यूरोपैथिक मनोरोगी था। वो सुस्त होने लगा था। उसकी मानसिक आयु 14 साल थी और IQ 90 था। वो अजनबियों से शर्माने लगा था। गैलेंटे को वर्तमान घटनाएं याद नहीं रहती थी। वो चीजों को भूलने लगा था। क्या सच में गैलेंटे गूंगा और मंदबुद्धि हो गया था, या फिर वो नाटक कर रहा था ताकि वो अधिकारियों के सवालों और टॉर्चर से बचा रहे? 1933 में जब गैलेंटे को कॉमस्टॉक में ग्रेट मेटल जेल में रखा गया था, तो वहां एक गैंग की दूसरी गैंग के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें जोसेफ डेलगेइस नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस लड़ाई झगड़े में गैलेंटे भी शामिल था। जब गैलेंटे से जोसेफ डेलगेइस के बारे में पूछा गया तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया। गैलेंटे को बाद में डैनेमोरा न्यूयॉर्क में क्लिंटन सुधार सुविधा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब उसकी हरकतों को वहां जांचा गया तो वहां उसको कुछ हद तक नॉर्मल बताया गया। क्लिंटन सुधार सुविधा में ही उसको रखा गया जब तक उसकी रिहाई नहीं हुई। 1 मई 1939 को वो जेल से बाहर आ जाता है। इसके बाद गैलेंटे लुसियानो परिवार से जुड़ जाता है। उसकी अवैध शराब की भट्टियां चलने लगी। साथ ही साथ ड्रग्स के धंधे से भी वो जुड़ जाता है। गैलेंटे बोनानो परिवार से भी जुड़ा।
वो बॉस जो बोनानो और उसके अंडर बॉस गैरोफ्लो के टच में भी रहा। सालों से गैलेंटे अलग अलग काम करता रहा। लुब्रिन आर्टिफिशियल फूलों की कंपनी में उसने काम किया। फिर उसके भाई सैम्यूल ने लॉन्ग शोरमैन के रूप में काम स्पॉन्सर्ड किया। फिर उसने सहायक के तौर पर जनरल इलेक्ट्रोल प्लेटिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद निकर ब्रोकर ट्रकिंग कंपनी में उसने काम किया। ये नौकरियां उसने पैरोल बोर्ड को झांसे में लेने के लिए शो की थी। गैलेंटे को मतलबी आदमी भी बताया जाता है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी कभी भी साथ छोड़ दिया करता था। इटालियन पत्रकार जिसका के नाम कार्लो ट्रस्का था, उसके मर्डर में गैलेंटे मेन सस्पेक्ट था। 11 जनवरी 1943 को कार्लो ट्रेस्का मैनहट्टन में 5th एवेन्यू को क्रॉस करके जा रहा था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि एक आदमी भूरे रंग का ओवरकोट पहने एकदम से आया और ट्रेस्का के सर के पीछे गोली मार दी। वहीं उस पत्रकार की मौत हो जाती है। बंदूकधारी फोर्ड गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। वहां मौजूद लोगों ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। कुछ लोगों का कहना था कि ट्रेस्का ने गारोफ्लो नाम के व्यक्ति को पब्लिकली बेइज्जत किया था, इसलिए उसको गारोफ्लो ने मरवाया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेस्का को मारने का ऑर्डर वीटो जेनावेस ने दिया था बेनिटो मुसोलिनी के कहने पर। कहते हैं पत्रकार ट्रेस्का के मर्डर से कुछ ही दूरी पर गैलेंटे को एक खराब गाड़ी में बंधा पाया गया था। पुलिस गैलेंटे को उठा लेती है। उसको पैरोल वॉयलेशन के मामले में 8 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। जासूसों ने गैलेंटे से ट्रेस्का की हत्या का सच उगलवाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन वह नहीं टूटा और अंत में सबूतों की कमी के चलते उसको रिहा कर दिया गया। FBI ने ट्रेस्का हत्या के बाद 4 साल तक गैलेंटे का फोन टैप किया, लेकिन FBI उसके बारे में कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। इस मामले में काम करने वाले जासूसों ने बताया था कि गैलेंटे वास्तव में एक पिंजरा था। अगर उसे कोई फोन कर हेलो कहता था तो वो सिर्फ शब्द बोलता था। जासूसों ने फोन पर सिर्फ यही कुछ सुना। दूसरे FBI एजेंट का गैलेंटे के बारे में यह कहना है कि वो एक शातिर हत्यारा है। लगभग 10 साल तक वो अमेरिका के शीर्ष हुडलुक्स में से एक था। उसको सबसे खतरनाक माना जाता था। उस पर केसों की फाइल बढ़ती जा रही थी। पूर्वी न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन, लोअर ईस्ट साइड और ईस्ट हार्लेम सहित न्यूयॉर्क शहर के पड़ोस के अधिकारियों को खुद यह पता लगाने में कठिनाई हो रही थी कि गैलेंटे कहां रह रहा है। 10 फरवरी 1945 को गैलेंटे लेडीज ऑफ सरोज चर्च में हेलेना मारूली से शादी कर लेता है। गैलेंटे का ब्रदर इन लॉ टोनी मारूली भी उसकी अंडरवर्ल्ड गतिविधियों में शामिल था। उसी साल 1945 में गैलेंटे मॉन्ट्रियल कनाडा में कदम रखता है। वहां उसने विक कैट्रोनी नाम के क्राइम बॉस के साथ साझेदारी की और जल्द ही खुद को उसने अंडरवर्ल्ड में स्थापित कर लिया। गैलेंटे के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां थी। गैलेंटे ने अपनी फैमिली को मार्सी एवेन्यू, विलियम्सबर्ग, ब्रुकलिन में शिफ्ट कर दिया था। एंटोनेट एक्वावेला नाम की एक लड़की से गैलेंटे दूसरी शादी कर लेता है। उससे गैलेंटे को 2 बच्चे हुए। वो फोर्ट ली, न्यू जर्सी के एक घर में उनके साथ रहने लगता है। गैलेंटे ने बोनानो परिवार के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया। गैलेंटे बॉस जो बोनानो का सलाहकार और करीबी सहयोगी बन जाता है। ये सहयोग गैलेंटे को दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनाने जा रहा था।